सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जानते हैं कि जानकारी की कोई कमी नहीं है। हर तरफ मतलब तारीखें, सिलेबस, पैटर्न सब कुछ बिखरा पड़ा है। लेकिन इस जानकारी के शोर में वो जो असल रणनीति होती है वो कहीं खो जाती है, जो असल में फर्क पैदा करती है। आज हम उसी रणनीति को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी की ग्रुप डी लेवल 1 2025 परीक्षा से जुड़ी कई विश्वसनीय सूत्रों का सार है। इनमें न्यूज़ साइट्स और जो टॉप एजुकेशनल पोर्टल्स हैं उनकी ताज़ा जानकारी शामिल है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये समझना है कि इस परीक्षा को कैसे क्रैक करना है। तारीखों के पीछे की कहानी से लेकर तैयारी के एक स्मार्ट प्लान तक, चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले वो तारीखें जो अब मतलब कैलेंडर पे मार्क हो चुकी हैं। आरआरबी ग्रुप डी का जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट है यानी सीबीटी, वो 27 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 के बीच होगा। ये तो लगभग 1.5 महीने की एक लंबी विंडो है जी। और ये लंबी विंडो ही इस खेल का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम तय करती है। जब कोई परीक्षा इतने सारे दिनों में और अलग-अलग शिफ्ट्स में होती है तो एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, तो राइट? इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी की शिफ्ट का पेपर मुश्किल था तो उसका स्कोर एडजस्ट होकर बढ़ सकता है, और अगर पेपर बहुत आसान था तो शायद कुछ घट भी जाए। मतलब ये कि सिर्फ ये काफी नहीं है कि कितने सवाल सही किए, आपकी एक्यूरेसी यानी सटीकता कितनी थी वो शायद ज्यादा मायने रखती है। तो इस नॉर्मलाइजेशन के डर को दिमाग में रखे बिना बस अपना बेस्ट देने पर फोकस करना होगा। बिल्कुल। और अपना बेस्ट देने के लिए सेंटर तक पहुंचना भी तो जरूरी है, जिसके लिए 2 दस्तावेज आएंगे। पहला है सिटी इंटीमेशन स्लिप, ये नवंबर के बीच में आ जाएगी। ये बस एक एडवांस सूचना है कि आपका एग्जाम किस शहर में है, ताकि आप मतलब आने जाने का इंतजाम कर सकें। लॉजिस्टिकल प्लानिंग का ग्रीन सिग्नल एक तरह से। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं। और दूसरा वो असली गेट पास यानी एडमिट कार्ड, या जिसे ई कॉल लेटर भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम की तारीख से ठीक 4 दिन पहले आएगा। इसमें सेंटर का पूरा पता, सीट नंबर और सारे जरूरी निर्देश होंगे, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सही कहा। सिटी स्लिप तैयारी के लिए है, एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए। और अब वो नंबर जिस पर सबकी नजर है, वैकेंसीज। सूत्रों के मुताबिक ये आंकड़ा लगभग 32,438 है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो हजारों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। और शायद यही वजह है कि कंपटीशन भी जबरदस्त होने वाला है। हाँ, और इसी कंपटीशन को पार करने के लिए परीक्षा के रास्ते को समझना वो बहुत जरूरी है। तो चलिए अब उसी रास्ते को डिकोड करते हैं। ये एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट है, 90 मिनट का समय, 100 सवाल और हर सवाल 1 नंबर का। लेकिन यहाँ एक पेंच है, नेगेटिव मार्किंग। हाँ, हर गलत जवाब पर सही में से तीसरा अंक काट लिया जाएगा। बिल्कुल। और ये जो 13 की नेगेटिव मार्किंग है, ये सुनने में छोटी लगती है, लेकिन ये पूरी रणनीति बदल देती है। इसका मतलब है यहाँ हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। ये सोचना पड़ेगा कि एक सवाल पर तुक्का लगाकर जो 1 नंबर मिल सकता है, कहीं वो कमाए हुए 13 नंबर का नुकसान तो नहीं करा देगा। ये स्पीड और एक्यूरेसी के बीच का एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उम्मीदवारों को अपना एक अटेम्प्ट थ्रेशहोल्ड पहले से ही तय कर लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर 80-85 सवालों पर पूरा भरोसा है तो शायद बाकी 15 को छोड़ देना ही बेहतर रणनीति होगी। बिल्कुल। कभी-कभी सवाल छोड़ना गलत करने से बेहतर होता है। अच्छा, सिलेबस में तो ये 4 सेक्शन साफ साफ लिखे हैं, गणित, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। लेकिन क्या सूत्रों में इस बात का कोई जिक्र है कि इनमें से कौन सा सेक्शन किंग मेकर साबित हो सकता है? मतलब कहाँ से स्कोर खींचना सबसे आसान या सबसे मुश्किल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सूत्रों का विश्लेषण ये बताता है कि गणित और रीजनिंग स्कोरिंग तो हैं, पर ये समय भी सबसे ज्यादा यहीं लगता है। ज्यादातर उम्मीदवार इन्हीं में उलझे रह जाते हैं। अच्छा, असली फर्क जो गेम चेंजर है वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस, वो कैसे? क्योंकि इसमें रोजमर्रा के विज्ञान से जुड़े ऐसे सवाल आते हैं जो या तो आपको आते हैं या नहीं आते हैं। यहाँ आप ज्यादा हिसाब किताब नहीं लगा सकते। मतलब इसमें समय बचता है। हाँ, बिल्कुल। जिसने इस सेक्शन में 15-20 मिनट के अंदर 20 से ज्यादा स्कोर कर लिया, वो बाकी बचा हुआ समय गणित और रीजनिंग के मुश्किल सवालों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो जनरल साइंस वो सेक्शन है जो आपको दूसरों से मनोवैज्ञानिक
और समय दोनों मामलों में बढ़त दिलाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और हाँ, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ सवाल बोनस की तरह होते हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। ये तो बहुत काम की बात है। तो ये सिर्फ एक टेस्ट पास करने की बात नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक के बाद एक कई पड़ाव हैं। सही कहा, ये एक मल्टी स्टेज फिल्टर की तरह है। पहला और सबसे बड़ा फिल्टर तो यही CBT 1 है। जो यहाँ कट ऑफ पार करेगा वही अगले पड़ाव पर जाएगा। और अगला पड़ाव है PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये क्या सभी के लिए होता है? नहीं, ये सिर्फ कुछ खास पदों के लिए है जहां मतलब शारीरिक काम की जरूरत होती है। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है? क्वालिफाइंग मतलब इसमें सिर्फ पास होना जरूरी है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। इसे आप एक गो नो गो गेट की तरह समझ सकते हैं। पास हुए तो आगे गए, नहीं तो रेस से बाहर। और इन दोनों पड़ावों के बाद इसके बाद आता है दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच। ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बहुत से उम्मीदवार यहीं आकर सबसे ज्यादा तनाव में आते हैं। ओह, ऐसा क्यों? किसी का जाति प्रमाण पत्र नया नहीं होता, किसी के नाम की स्पेलिंग में फर्क होता है। मेरा सुझाव है कि इस पड़ाव का इंतजार ना करें, आज ही अपने सारे ओरिजिनल दस्तावेज जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, जाति प्रमाण पत्र, इन सबको एक फाइल में तैयार रखें और उनकी अच्छी क्वालिटी में स्कैन कॉपी और 2-2 फोटोकॉपी का सेट भी बना लें। ये आपको आखिरी मिनट की भागदौड़ और तनाव से बचाएगा। और इन सभी फिल्टर से निकलने के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और फिर नियुक्ति होती है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इस पूरी प्रक्रिया के लिए तैयारी कैसे की जाए, वो भी स्मार्ट तरीके से। सूत्रों में एक 8 हफ्तों के एक्शन प्लान का जिक्र है। हाँ, और ये प्लान बहुत व्यावहारिक है। इसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी की तरह देखना चाहिए। चलिए, तो इसे हफ्ते दर हफ्ते तोड़कर समझते हैं। पहले और दूसरे हफ्ते के लिए क्या सलाह दी गई है? सूत्रों के मुताबिक ये नींव रखने का समय है, सिलेबस को समझना और बेसिक्स पर ध्यान देना। बिल्कुल। और मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जो सूत्रों में छुपी हुई है। इसी समय बिना किसी तैयारी के पिछले साल का कोई एक पेपर उठाकर उसे हल करें। बिना तैयारी के? हाँ, स्कोर की चिंता बिल्कुल ना करें। इसका मकसद सिर्फ ये जानना है कि आप दौल रूप से कहाँ मजबूत हैं और कहाँ कमजोर। ये आपकी पूरी रणनीति की पहली ईंट है। आपको पता चलेगा कि आपको मेहनत कहाँ करनी है। ये तो बेहतरीन पॉइंट है, एक तरह से अपनी स्वॉट एनालिसिस करना। तो फिर तीसरे और चौथे हफ्ते में क्या बदलाव आता है? अब प्रैक्टिस और स्पीड पर जोर देने की बात कही गई है, साथ ही हर तीसरे दिन एक मॉक टेस्ट। हाँ, लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट देना काफी नहीं है, उसका विश्लेषण करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अपनी गलतियों को 3 हिस्सों में बांटें। अच्छा। 1, सिली मिस्टेक्स, यानी आते हुए सवाल जो जल्दबाजी में गलत हुए। 2, कॉन्सेप्ट गैप, यानी वो टॉपिक जो आपको आता ही नहीं था। और 3, टाइम मैनेजमेंट, वो सवाल जो आते तो थे पर समय की कमी से छूट गए। जब आप अपनी गलतियों को ऐसे देखेंगे तभी सुधार कर पाएंगे। वाह, मतलब हर टेस्ट एक आईने की तरह है। अब आते हैं 5वें और 6ठे हफ्ते पर। यहाँ हफ्ते में 2 बार फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने और एक्यूरेसी सुधारने पर काम करने को कहा गया है। और यहाँ एक्यूरेसी का मतलब है नेगेटिव मार्किंग से बचना। इस स्टेज पर आपको यह तय करना सीखना होगा कि कौन सा सवाल छोड़ना है। अपने मजबूत एरियाज को पहचानें और कोशिश करें कि उनमें 100% एक्यूरेसी हो। ये वो समय है जब आप अपनी परीक्षा की रणनीति को अंतिम रूप देते हैं। और आखिर में 7वां और 8वां हफ्ता, सूत्रों के अनुसार ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का समय है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। बिल्कुल, ये अपने दिमाग को शांत करने और जो पढ़ा है उसे मजबूत करने का समय है। रोजाना टाइम लगाकर टेस्ट दें, लेकिन नया ज्ञान लेने की कोशिश ना करें। आखिरी हफ्ते में तो अच्छी नींद लेना और हल्का फुल्का संगीत सुनना भी तैयारी का ही हिस्सा है। सही बात है। अपने दिमाग को परीक्षा के लिए तरोताजा रखना बहुत जरूरी है। इस प्लान के अलावा एक डेली माइक्रो रूटीन का भी जिक्र है। रोज 2-3 घंटे की पढ़ाई। ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर हो सकता है जो कहीं और काम कर रहे हैं। हाँ, ये माइक्रो रूटीन निरंतरता के सिद्धांत पर काम करता है। रोज 45-60 मिनट गणित, 45 मिनट रीजनिंग, 30 मिनट जीके साइंस और 20 मिनट करंट अफेयर्स। ये सुनने में कम लगता है, लेकिन अगर इसे रोज किया जाए तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। अच्छा, ये मैराथन दौड़ने जैसा है, स्प्रिंट नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा दौड़ना ही आपको मंजिल तक ले जाएगा। और परीक्षा वाले दिन के लिए कुछ आखिरी सुझाव? समय से पहले सेंटर पर पहुंचना, जरूरी दस्तावेज साथ रखना और पेपर में सबसे पहले अपना मजबूत सेक्शन अटेम्प्ट करना ताकि आत्मविश्वास बढ़े। ये सब तो स्टैंडर्ड सलाह है। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है
किसी एक सवाल को अपनी इज्जत का सवाल ना बनाएं। अगर कोई सवाल 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो उसे मार्क करके आगे बढ़ जाएं। अक्सर आसान सवाल पेपर में आगे छिपे होते हैं। ज्यादातर उम्मीदवार मुश्किल सवालों में फंसकर उन तक पहुंच ही नहीं पाते। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तारीखें आ चुकी हैं, 27 नवंबर से 16 जनवरी। पैटर्न साफ है, 90 मिनट, 100 सवाल और वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग जो हर कदम पर सावधानी की मांग करती है। और तैयारी के लिए एक 8 हफ्तों का एक्शन प्लान भी है जिसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढाला जा सकता है। लेकिन ये सब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सिलेबस के तथ्यों को रटने और फॉर्मूला याद करने से परे कोई उम्मीदवार उन तार्किक और समय प्रबंधन के स्किल्स को कैसे विकसित करे जिनकी ये परीक्षा असल में जांच कर रही है। ये परीक्षा सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं है, बल्कि दबाव में सही निर्णय लेने और अपनी रणनीति बनाने की क्षमता का भी टेस्ट है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या इसका जवाब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने में छिपा है या फिर इसका कोई और तरीका है? हमारे सूत्रों में इस पर क्या इशारा मिलता है? सूत्रों का इशारा यही है कि जवाब मॉक टेस्ट में ही है, लेकिन सिर्फ उन्हें देने में नहीं, बल्कि उन्हें जीने में। जीने में? हर मॉक टेस्ट के बाद 1 घंटा खुद से ये सवाल पूछने में कि मैंने ये गलती क्यों की और अगली बार मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। ये परीक्षा ज्ञान से ज्यादा आत्मविश्लेषण और सुधार की मानसिकता की मांग करती है। जो इस कला को सीख गया वो भीड़ से आगे निकल जाएगा। उम्मीद है कि इस गहरी और रणनीतिक चर्चा से तैयारी की राह थोड़ी और साफ हुई होगी।